बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 यूनिट 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट का नाम है मल्टीपल चॉइस कन्वेंशनल फाउंडेशन। तो पहला जो हमसे हमारे पास है, आइडियल गैस कैन बी अप्रोक्सीमेटली टू एन आइडियल गैस एट। तो देखें, एक आइडियल गैस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फर्दर अपार्ट होते हैं, यानी एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब उस गैस की डेंसिटी लो होगी और उसका टेम्परेचर हाई होगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर की ऑप्शन होती तो वो भी ऑप्शन ठीक थी। इसी तरह ये लो डेंसिटी की ऑप्शन गिवन है, ये भी ठीक है। ये सब जो है आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक है। एक रियल गैस तभी एक आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करती है जब उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो। तो यहाँ पे इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है लो डेंसिटी। MCQ number 2, a thermos flask containing milk is shaken vigorously. Vigorously का मतलब होता है बहुत तेजी से हिलाना। Temperature of milk rises due to process called isocoric, isothermal, isobaric, adiabatic। तो देखिए यहाँ पे थर्मस फ्लास्क का टर्म यूज हुआ हुआ है। थर्मल फ्लास्क का मतलब है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि थर्मस फ्लास्क के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की हीट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, आइडियली हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि नो हीट ट्रांसफर जो है हैज टेकन प्लेस। तो इस प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने जो है टेम्परेचर ऑफ मिल्क राइज क्यों किया है? वो टेम्परेचर ऑफ मिल्क राइज इसलिए किया है क्योंकि देखें, जब फ्लास्क हिलाया जाएगा उससे क्या होगा? मिल्क भी हिलेगा। अब मिल्क जब हिलेगा उससे जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो इस तरह जो है उस मिल्क का जो टेम्परेचर राइज करेगा। और जो प्रोसेस यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस इस्तेमाल होगा। एडियाबैटिक में इस्तेमाल होगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। और एडियाबैटिक ही वो वाइट प्रोसेस जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं होता। बाकी सारी प्रोसेस में कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हो रही होती है प्रोसेस के दौरान, लेकिन एडियाबैटिक में किसी भी किस्म का हीट का ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थर्ड एमसीक्यू, कंसीडरिंग योर मेटाबॉलिज्म एज अ सिस्टम इन रमजान ड्यूरिंग फास्टिंग, इट इज अ डैश प्रोसेस। तो देखें, ये वही एमसीक्यूज है, उसी तरह का एमसीक्यूज है। देखें, हम लोग जब रमजान में फास्टिंग कर रहे होते हैं, खाना नहीं खा रहे होते हैं, हमारे अंदर फूड का इंटेक नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर कोई मेटाबॉलिज्म जो है फूड का ऐसा टेक प्लेस नहीं कर रहा होता। और उसकी वजह से एनर्जी भी नहीं हमारे अंदर रिलीज हो रही होती, एनर्जी भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता। तो इसलिए एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होती, टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है। ये हमारी सराउंडिंग और जो हमारी बॉडी है उसके साथ कोई किसी भी किस्म की हीट ट्रांसफर नहीं हो रही होती। तो इस वजह से इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो जो है इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस केप्ट इन रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर क्या होता है? ऐसा कंटेनर जिसकी शेप और वॉल्यूम में चेंज ना है। व्हेन क्यू जॉउल ऑफ एनर्जी इज गिवन टू इट। तो यहाँ पे देखें, पूछा गया कि एक रिजिड कंटेनर है, ठीक है, उसको हम क्यू जॉल ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा? तो देखें, रिजिड कंटेनर यहाँ पे कीवर्ड है। रिजिड कंटेनर का मतलब है वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, यानी शेप उसका जो है शेप और साइज में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। हमारे पास वर्क की जो इक्वेशन होती है वो होती है वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो देखें, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब वर्क भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी वर्क भी जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क भी जीरो है। तो यानी वो जो सिस्टम है वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। जितनी भी हम उसे एनर्जी दे रहे हैं, जितनी भी हम उसे हीट दे रहे हैं, वो सारी की सारी जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी। आप देख ही सकते हैं कि में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिहाज से अगर हम यहाँ पे वर्क डन जीरो पुट करें, वर्क डन जीरो क्यों पुट करेंगे? मैंने आपको बता दिया, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन भी जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन जीरो है, तो आप देख सकते हैं कि जब वर्क डन जीरो पुट करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्यू के इक्वल हो जाएगी। यानी जितनी भी हम उसे हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चेंज ले आएगी। यानी उसमें से जितनी भी हीट दे रहे हैं उसमें से कोई भी पोर्शन जो है वर्क डन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्यू जॉउल ऑफ एनर्जी अगर हम उसे दे रहे हैं तो सारी की सारी एनर्जी जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास हो जाएगा क्यू, जो कि है सी। फिफ्थ एमसीक्यू, the volume of an ideal gas increases from 5 meter cube to 20 meter cube under constant pressure of 6 into 10 is per 5 Pascal. Work done by the gas is। तो देखें, ये हम लोगों ने मेरे पे आपको ये वाली इक्वेशन पहले बताई हुई है, पिछले एमसीक्यूज में हमने डिस्कस किया है। तो वर्क डन जो होता है वो हमारे पास होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, प्रेशर की जगह प्रेशर डालेंगे और चेंज इन वॉल्यूम की जगह 20 माइनस 50 डालेंगे। अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, चेंज इन वॉल्यूम की फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 20 है और इनिशियल 5 है। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 9 into 10 is 6, जो कि ऑप्शन डी। 6 MCQs, which process involves an increase in entropy? देखिए, एंट्रोपी होता है
एंट्रोपी होता है द एक्सटेंट ऑफ रैंडमनेस, कि किसी चीज़ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने ज़्यादा रैंडम है, कितने ज़्यादा डिसओरिएंटेड है। ठीक है, जैसे आपके पास जो फिजिकल स्टेट्स हैं, 3 फिजिकल स्टेट्स हमने पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के सबसे ज़्यादा जो है रैंडम होते हैं, सबसे ज़्यादा रैंडमली मूव कर होते हैं, तो उनके अंदर जो है एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखें, जो प्रोसेस सॉलिड से गैस की तरफ जाएगा, जो प्रोसेस मैटर को सॉलिड से गैस की तरफ लेके जा रहा होगा, वो एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमने बस यही ढूंढना है इन 4 प्रोसेस में कि कौन सा प्रोसेस सॉलिड से गैस की तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्लिमेशन है। तो देखें, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस लेके जाने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में लेके जा रहा है, यहाँ तो भाई कोइंसिडेंस जो है इस सब्लिमेशन वाला प्रोसेस आ गया। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो या लिक्विड से गैस जा रहा हो, उसको भी हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि एंट्रोपी को जो है इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो है सब्लिमेशन। बाकी सारे प्रोसेस जो है क्रिस्टलाइजेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ये एंट्रोपी को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये मैटर को कम रैंडम बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं, मैटर को ओरिएंटेड बना रहे हैं, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7th MCQs. A Carnot engine working between 300 Kelvin to 600 Kelvin has work output 800 joule per cycle. Heat supplied is सिंपल सा एमसीक्यूज है, सिर्फ फार्मूलाज पुट करने हैं, फार्मूलाज पुट करने आने चाहिए। ठीक है, टी एच और टी सी आपको पता होना चाहिए। टी एच टेम्परेचर ऑफ हॉट है, ठीक है, और टी सी कोल्ड टेम्परेचर है। ऑब्वियसली हॉट टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड टेम्परेचर कम होगा, तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एन इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी और टी एच। फार्मूला पुट करेंगे, एन आपके पास एफिशिएंसी है। ठीक है, आपने ऑब्वियसली चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको पता होगा एफिशिएंसी क्या होती है। तो एन आपके पास एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो वो आपके पास 0.5 आ जाएगी। ठीक है, और एफिशिएंसी जो है उसका दूसरा फार्मूला भी होता है, एन इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट जो है वर्क है, और इनपुट जो है वो वाली हीट है जो हम उसे दे रहे हैं, जो हीट सप्लाइड है। ठीक है, जो क्या है क्यू एच। ठीक है, और आउटपुट, आउटपुट क्या है, वो वर्क डन है जो वो कार्नोट इंजन कर रहा है। इनपुट क्या है, जो हम हीट उसे दे रहे हैं, यानी क्यू एच। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू एच। ठीक है, फार्मूला की जगह आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास क्यू एच आ जाएगा, वो वाली हीट आ जाएगा जो हम उसे दे रहे हैं, हीट सप्लाइड है। ठीक है, और यही क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है 1600 जॉल पर सेकंड। 8th MCQs. A Carnot engine working between 0 degree Celsius to 200 degree Celsius has efficiency N1. The same engine works between 0 degree Celsius to 200 degree Celsius has efficiency N2. Ratio of its efficiency is, तो यहाँ पे पूछा गया कि एक इंजन है, ठीक है, वो इस टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी N1 है, और जब दूसरे टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी N2 है। तो इन दो एफिशिएंसी जो है रेशियो निकालनी है, तो ऑब्वियसली N1 और N2 निकालेंगे पहले। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे और N1 आ जाएगा, फार्मूला लगाएंगे N2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 273 कन्वर्ट किया है। देखें, हम लोग, आपको पता होगा कि जो है टेम्परेचर को कभी भी सेल्सियस में नहीं लेते, हमेशा केल्विन में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोल्ड टेम्परेचर वो 0 था, पहले N1 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर 0 था, तो 0 प्लस 273 हो गया, और हॉट टेम्परेचर 200 था, 200 प्लस 273 हो गया। अब जब N2 में हम आए, तो वहाँ पे जो कोल्ड टेम्परेचर है, जो कम टेम्परेचर है, वो ऑब्वियसली -200 डिग्री है। ठीक है, -200 डिग्री 0 डिग्री से छोटा है, तो -200 डिग्री प्लस 273, और हॉट टेम्परेचर 0 है, तो 0 प्लस 273, ये केल्विन में चेंज हो गया। ठीक है, आंसर आए, आंसर्स का है, और उसके बाद हमने रेशियो ऑफ इट्स एफिशिएंसी। देखें, एक बात आपने ये याद रखनी है कि एमसीक्यूज में जब रेशियो ऑफ इट्स एफिशिएंसी आ गया ना, ठीक है, तो हम लोगों ने हमेशा वही ऑर्डर फॉलो करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले N1 की बात हुई, बाद में N2 की बात हुई, तो जब उनका रेशियो हम पुट करेंगे तो N1 ओवर N2 पुट करेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों के क्वेश्चन में इस तरह गिवन होता है कि रेशियो ऑफ N2 ओवर N1, ठीक है, तो तब हम लोग जो है N2 ओवर N1 करते हैं। लेकिन अगर हम लोग में डिस्कस नहीं हुआ, तो ये बात नहीं हुई क्वेश्चन में कि रेशियो किस तरह लेना है, N1 ओवर N2 लेना है या N2 ओवर N1 लेना है, तो हम लोग सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करेंगे जो ऑर्डर पहले क्वेश्चन में यूज हुआ है, यानी पहले N1 डिस्कस हुआ, बाद में N2 डिस्कस हुआ है, तो इसलिए N1 ओवर N2। ठीक है, तो N1 ओवर N2 करेंगे तो 0.577, जो कि है ऑप्शन ए। 9th MCQs. मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो देखिए, मैक्सिमम वर्क के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफ में आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इन सबको जो है प्लेस करेंगे।
प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, P से प्रेशर और V से वॉल्यूम। तो ग्राफ को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द ग्राफ होगा उसका वर्क डन भी सबसे ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हैं कि आइसोबैरिक के नीचे एक प्रॉपर एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर सा बन रहा है, तो इसका वर्क डन सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आइसोबैरिक। लास्ट एमसीक्यू, the coefficient of performance of a refrigerator operates at room temperature is 5. Temperature of the inside of the refrigerator. तो देखें यहाँ पे कोफिशिएंट हमें गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर गिवन है, और रूम टेम्परेचर एक हिंट दी हुई कि रूम टेम्परेचर पर काम कर रहा है। तो हमेशा जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और रूम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे टी जो है वो रूम टेम्परेचर हो जाएगा और जो इनसाइड ऑफ द टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर है वो टीसी हो जाएगा, ठीक है। और वही हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला पुट करने से पहले हम लोगों ने याद रखना है कि हमेशा केल्विन में लेना है, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है क्योंकि ये उसका ऐसा यूनिट है, हम फिजिक्स में हमेशा ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए जो है ये केल्विन में इस्तेमाल होगा। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर जो है रूम